हेलो सी वालों, हेलो फर्स्ट सेमेस्टर वालों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या हाल चाल है? सब तो अच्छा, सब बढ़िया, सब मस्त है ना। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और अपने एसीसी का एग्जाम का तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होगे, और अब तक तो पोयम पार्ट उड़ा दिए होगे, क्योंकि हम लोग जैसे कि आपको पता है आप लोग के लिए पोयम का पूरा मैराथन सीरीज जो है अपलोडेड है। सो जो बच्चे अभी तक पोयम का कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी अभी तक 25 मार्क्स नहीं कंप्लीट किए हो, तो मेरे दोस्त आपसे आग्रह करते हैं, भाई होने के नाते रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जाइए और जाकर क्या कीजिए। सबसे पहले मेरा पार्ट 1 जो मैराथन सीरीज है पोयम का, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए। बड़ा इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में जो है हम समझाने का कोशिश किए हैं। सो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जाकर वहां पे देखिए, और जल्दी से जल्दी जो है 25 मार्क्स जो है आप वहां पे लेकर आ जाइए, है ना। और चलते हैं, आज हम लोग का क्या है, पार्ट 2 है, जहां पे आज हम लोग ईसीसी पेपर का जो है हम लोग आज प्रोज पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कल तो पोयम हो गया था, और आज हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी का जो स्टोरी है, जो वहां से 25 मार्क्स आ रहा है, इसको भी जो है आज हम लोग धुआं धुआं करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? थोड़ा कमेंट करके मेरे को बताओ, मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, आप लोग तैयार हो 25 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए, 25 मार्क्स लाने के लिए? 25 मार्क्स ऑलरेडी अपलोडेड हो गया, और 25 मार्क्स का जो है आप लोग चल रहा है। सो आप लोग कैसे हो, और आप लोग 25 मार्क्स लेने के लिए तैयार हो? जल्दी से जल्दी जो है मेरे को कमेंट करके बताओ, मेरे भाई, मेरे दोस्त ना। आपका ये जो है कमेंट, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक कमेंट जो है मेरे को काफी मोटिवेट करेगा, और आप लोग का उतना ही ज्यादा जो है मार्क्स गेन होगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास अगर क्या होगा, तीनों प्रोज का अगर आप लोग के पास अगर वो आप लोग के पास वो स्टोरी होगा अपने सामने, तो आप कृपया करके उसको रख ले, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और दिमाग को मेरे पास रखिए, मेरे ऊपर पूरा कंसंट्रेट रखिए। और जैसे, और उसके साथ ही साथ जो है, जैसा हम बता रहे हैं, जैसा हम आपको कह रहे हैं, उसको लाइन बाय लाइन आप लोग बस केवल समझते चलिए, और उसके बाद एक बार जाकर क्या कीजिएगा, बस रीड कर लीजिएगा, देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। ये आपका भाई का जो है आपके से वादा है कि आपका 50 में 50 ला कर होगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सो तीन हम लोग को प्रोज पढ़ना है, तीन बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा स्टोरी है, बड़ा बेहतरीन स्टोरी है। पहला जो स्टोरी है द चाइल्ड, और आज चाइल्ड से स्टार्ट करेंगे, है ना। आप सभी जो है सभी से जो है आज हम आग्रह करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी थोड़ा लाइक और कमेंट कर दीजिए कि हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, द चाइल्ड। और द चाइल्ड से जो है जितना भी क्वेश्चन आएगा, उसका एक एक लाइन के साथ साथ, उसका जिस्ट के साथ साथ, उसका समरी के साथ साथ, उसका इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन आने वाला है, और पूरा कहानी पानी की तरह जो है आपके दिमाग में नहीं अगर हम डाल दिए तो फिर बोलना, फिर आपका भाई का पढ़ाना बेकार है ना। और कितने मेरे स्टूडेंट है जो देख रहे हो, थोड़ा नाम वहां पे बताना अपना, थोड़ा कमेंट और सेक्शन में जो है अपना नाम बताना, जिससे हमको पता चलेगा कि मेरे जो स्टूडेंट है वो लोग भी भाई मेरा ऑनलाइन क्लास जो है देख रहे हैं, है ना, बिफोर द एग्जाम, है ना। तो खतरनाक सेशन होने वाला है, रेडी हो गए हो? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है चाइल्ड, और ये जो चाइल्ड जो एक स्टोरी है ना, बड़ा ही गजब स्टोरी है ये। द चाइल्ड जो लिखा गया है वो हिंदी और उर्दू के एक सबसे मशहूर पोएट के द्वारा लिखा गया है ना, द फेमस पोएट ऑफ द हिंदू एंड उर्दू फील्ड। उस पोएट का नाम है मुंशी प्रेमचंद। हम लोग क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8, कई दफा 11 12 में भी याद होगा तो आपको नशा याद रखो। नशा एक चैप्टर था, हम लोग पढ़े थे, कितने लोग को याद है, नशा चैप्टर पढ़े थे, जिसके राइटर भी कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। और आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं द चाइल्ड। हालांकि ये ओरिजिनली हिंदी में लिखे थे मुंशी प्रेमचंद जी, जिसका टाइटल था बालक। तो बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका हो गया द चाइल्ड। तो घबराने की बात नहीं है, पहले ये हिंदी में लिखा गया था, बाद में ये इंग्लिश में लिखा गया, तो इसका नाम हो गया द चाइल्ड। हिंदी में इसका टाइटल क्या था, पूछ सकता है, बालक। आगे बढ़ते हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी क्या है, ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी एंड उर्दू।
दो फील्ड का, दो भाषा का, एक हिंदी के और एक उर्दू के, दोनों के ही सबसे एक महानतम कवियों में से एक कवि है। आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है? आगे आ सकता है मुंशी प्रेमचंद जी को कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है। जैसे कहते हैं मैजिशियन ऑफ पेन, आता है कई बार कि मैजिशियन ऑफ पेन किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को जो है मैजिशियन ऑफ पेन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। बात किया जाए तो इनका एक कहानी था जिनके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी था, एक कहानी था छोटा सा मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। तो ये कहानी इतना अच्छा लगा ना हमारे एक इंडियन फिल्म मेकर को कि इनके ऊपर वो क्या बना दिए, एक मूवी बना दी है। जिस मूवी को बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी पर फिल्म बनाए थे? उस कहानी का नाम था शतरंज के खिलाड़ी। याद रखना, क्या? शतरंज के खिलाड़ी। मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पोयम है, सबसे बड़ा बात है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है, इनका सबसे खास बात पता है क्या है? कि अपने हर कहानी में क्या करते हैं ना, मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ इनकी हर एक स्टोरी में रियलिस्टिक, सोशल, रियलिस्टिक चीजों को क्या करते हैं, ये दिखाते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, रियलिस्टिक सोशल स्टोरी है। यानी समाज की जो सच्चाई है उसको हमारे समक्ष क्या करते हैं, रखते हैं। और जैसा जो समाज का सच्चाई है वैसा ही हमारे समक्ष रखते हैं। कोई उसमें तेल मसाला हमारे मीडिया की तरह उसमें नहीं लगाते हैं, है ना। यही चीज उनको क्या करता है, और खास बना देता है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो चाइल्ड स्टोरी है, ये चाइल्ड स्टोरी है क्या? देखो, इसमें दो कैरेक्टर है। ऐसे देखा जाए तो तीन कैरेक्टर है। तीनों कैरेक्टर के पहला नाम बता दे रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है जो नैरेट कर रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं नैरेटर, है ना। यहाँ पे एक है जिनका नाम नहीं दिया गया, लेकिन उनको हम लोग नैरेटर कहेंगे, है ना। तो जो नैरेटर है ना, यहाँ पे वो क्या है, एक मास्टर है, यानी मालिक है ना। और दूसरा, उस नैरेटर के घर में बहुत सारे रईस इंसान है। नैरेटर बहुत अमीर इंसान है, तो अमीर इंसान क्या करता है, बहुत सारा नौकर चाकर रखता है। तो ये भी क्या करता है, इनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं। उन सभी नौकर चाकरों में एक नौकर चाकर है जिसका नाम है गंगू, जो बड़ा ही पुअर सर्वेंट है, यानी गरीब नौकर है, लेकिन एक ब्राह्मण नौकर है। गांव के लोग जो है गंगू को क्या करते थे, ब्राह्मण कहते थे। और गंगू अपने आप को भी बोलता था कि हाँ हम ब्राह्मण हैं, यानी ऊंचे जाति से क्या करता था, बिलोंग करता था, लेकिन गरीब था, नौकर का काम करता था। एज अ सर्वेंट वो क्या करता था, वर्क्स इन द हाउस ऑफ नैरेटर। नैरेटर के घर में जो है एक नौकर के रूप में काम करता है। तो वो इलिटरेट रहता है। गंगू जो यहाँ पे अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो अब कहानी यहाँ पे स्टार्ट कैसे होता है? देखो, कहानी स्टार्ट ऐसे होता है कि नैरेटर के घर में गंगू क्या करता है, एक नौकर के रूप में काम करता है। तो इसका क्या था कि स्वभाव ऐसा था गंगू का कि ये कभी भी क्या करता था कि अपने मालिक यानी नैरेटर के सामने बाकी सारे नौकर क्या करते थे, झुक के प्रणाम करते थे, उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जो गंगू था ना, ये सब कुछ करना उसके लिए मतलब संभव नहीं था, वो नहीं किया करता था। नहीं मतलब नैरेटर को आकर कभी झुक कर प्रणाम नहीं करता था, रिस्पेक्ट करता था, लेकिन झुकना उसके लिए इसलिए संभव नहीं था क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था। तो वो चाहता था कि अगर हम ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर अगर हम किसी के सामने झुक जाते हैं तो हमारे समाज में क्या होगा, हीन होगा। और हमारे बरादरी में इस तरीके का चीज जो है करना अशुभ माना जाता है, नहीं माना जाता है। ब्राह्मण हो के तुम कैसे झुक सकते हो? जैसे गांव में होता है, तुम ठाकुर हो तो तुम कैसे नीचे बैठ सकते हो? उसी तरीके से ये नौकर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हाई कास्ट से बिलोंग करने के कारण ये अपने मालिक के सामने जो है नतमस्तक नहीं होता है बाकियों की तरह। तो अचानक एक दिन क्या होता है कि गंगू जो है आता है
नैरेटर के पास, लेकिन नैरेटर जो है यहाँ पे जो मालिक है वो कभी भी क्या करता है, वो अपने सारे नौकरों से क्या करता है, मुंह नहीं लगाता है और नौकरों को सख्त वो नसीहत देकर रखा था कि जब कोई जरूरी काम नहीं हो, अर्जेंट काम नहीं हो, तब तक उसके पास कोई ना आए। उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना किसी को अब पसंद नहीं है। यानी नैरेटर को अपने पर्सनल लाइफ में कोई नौकर चाकर आकर बार बार जी हजूरी करे या बार बार आके इंटरफेयर करे, बिल्कुल पसंद नहीं था नैरेटर को। तो कोई भी नौकर जो है नहीं आता था, लेकिन गंगू अचानक एक दिन आता है और जब गंगू आता है तो उस समय नैरेटर को जो है देरी हो रहा था, वो वॉकिंग पे निकलने वाले थे, यानी जॉगिंग करने, यानी सुबह सुबह जो इंसान दौड़ने जाता है, जॉगिंग करने जाता है, तो नैरेटर जो है निकलने वाला होता है, लेकिन तब तक गंगू आता है। तो गंगू के चेहरे को देखकर जो है नैरेटर को ऐसा लगता है कि यार फिर आ गया हमारा समय खत्म करने के लिए। तो वो पूछ देता है कि गंगू खड़ा रहता है, तो गंगू चुपचाप से खड़ा रहता है। उसका चेहरा से मास्टर को ऐसा लगता है कि या तो क्या है, पगार मांगने आया है ना, मतलब महीना लगने से पहले पगार लेने आ गया है ना। तो पूछ देता है कि अब क्या चाहिए तुमको, अगर अगर तुम पगार लेने आए हो, पैसा लेने आए हो एडवांस में, तो वो तुमको मिलेगा नहीं। तो ये बोलता है कि महाराज हम पगार नहीं लेने आए हैं। तो बोलता है अच्छा, तो तुम पगार नहीं लेने आए तो बाकी जो नौकर है उनका तुम शिकायत लेकर मेरे पास आए होगे, मतलब चुगली करने आए होंगे। तो बोलता है मैं आज तक कभी किसी का चुगली नहीं किया हूं। तो बोलता है क्या बात है। तो गंगू क्या होता है कि बोलना तो चाहता है लेकिन चुप हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। तब वो बोलता है नरेटर कि तुम खामा खाम जो है मेरा तुम क्या कर रहे हो, समय व्यर्थ कर रहे हो, मेरा लेट हो रहा है जॉगिंग पे जाने को, है ना। तब ये बोलता है कि ठीक है आप जाइए जॉगिंग करने, खाली समय में जो है हम आपसे आकर बात करेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि नरेटर को ऐसा लगता है कि जब ये हमको पढ़ता देखेगा एकांत में, उसी टाइम पे आ जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, मेरे को गुस्सा आएगा कि हम शांति से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो इससे लिए वो क्या होता है, वो देखता है, नरेटर देखता है लेट तो हो ही गया है, लेकिन और अब किसी दूसरे दिन में आएगा, उस टाइम पे और जो है क्या कर होंगे, हम परेशान होंगे, इससे अच्छा कि एक ही दिन परेशान हो जा रहे, एक ही दिन लेट हो जा रहा है। तो बोलता है कि कहो कहो बात क्या है। तो वो बात बोलता है कि गंगू कहता है कि हम अब आपसे जो है आज़ादी पाना चाहते हैं, यानी आज़ादी पाना चाहते हैं मतलब अब हम आपका नौकरी नहीं कर सकते हैं और आपसे अब जो है हम ये नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, अब हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। यानी गंगू का सीधा कहना था कि अब हम जो है आपकी सेवा नहीं कर सकते। तो नैरेटर को बड़ा खराब लगता है, क्योंकि ये किसी को भी क्या करता है, कोई भी नौकर चाकर को ज्यादा डांटता नहीं है, जुल्म नहीं करता है। तो बोलता है कि मेरे से तो कोई, मेरे को छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन तुम क्यों मेरे को छोड़ के जाना चाहते हो, कारण जानता था कि ऐसा क्या हो गया कि तुमको अब ये जॉब नहीं करना है। तो सारा पैसा वैसा तो टाइम पे देते ही हैं। तो नैरेटर गंगू बोलता है कि बात ऐसा है कि हम जिस स्त्री के साथ शादी करना चाहते हैं और जिसके साथ मेरा शादी होगा, तो समाज के लोग उसके बारे में बहुत बुरी बात करते हैं। तो अगर आपके साथ हम काम करेंगे तो आपके बारे में आपका भी क्या होगा, इमेज का थोड़ा ठेस पहुंचेगा। लोग आपको भी क्या करेंगे, जोर कर कहेंगे कि अमुक इंसान का बीवी ऐसा है और उसको नैरेटर काम करवाता अपने घर में। तो आपका इमेज ना खराब हो, इसके लिए हम ये जॉब छोड़ना चाहते हैं और मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है जॉब छोड़ने के अलावा। तो नैरेटर बोलता है कि अच्छा तुम, तो ये बोलता है हम शादी करना चाहते हैं। तो बोलता है ठीक है, शादी करने से तुम्हारा काम छोड़ने का क्या बात है। तो बोलता है नहीं, हम जिस स्त्री से शादी करना चाहते हो एक विडो है। तो याद रखना यहाँ पे वो एक विडो यानी विधवा, विधवा औरत से शादी करता है। यहाँ पे विधवा औरत किसको किसको कहा गया है, गोमती देवी को। यानी जिससे ये शादी करना चाहता है वो पास के एक अनाथ आश्रम की एक विधवा स्त्री थी, जो ऑलरेडी 2 शादी जो है वो कर चुकी थी। लेकिन दोनों शादी होने के कुछ ही दिन बाद क्या होता है, कुछ ही सप्ताह, एक ही सप्ताह में ये पुनः अनाथ आश्रम लौट आती है। और उसके बाद से लोग उसको चरित्रहीन कहने लगते हैं, कैरेक्टरलेस कहने लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्या है, वो उसका जो कैरेक्टर है, जो उसका रेपुटेशन है समाज में बहुत ज्यादा खराब था गोमती का। तो ये डरता था गंगू कि अगर उससे हम शादी तो करना चाहते हैं,
तो अगर हम इनके मालिक के यहाँ भी काम करेंगे तो मालिक का क्या होगा, कैरेक्टर के ऊपर गलत एक इमेज जाएगा, है ना। मेरे साथ साथ मालिक का भी, नैरेटर को कहता है कि मालिक आपका भी क्या होगा, लोग आपके बारे में भला बुरा मेरे कारण कहेंगे, और ऐसा हम देख नहीं सकते। तो फिर नरेटर कहता है कि भाई तुम इतना सब कुछ जानते हुए अंधा क्यों बन रहे हो, जो लड़की दो दो शादी की है और कुछ ही दिन बाद भाग आई है, तो तुम उसके साथ शादी करके अपना जीवन काहे बर्बाद करना चाहते हो। भाई दुनिया में हर कोई लड़की नहीं तुमको मिला कि इस लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो जो ऑलरेडी बदनाम है ना, तो मत करो शादी इससे। तो बोलता है प्रभु ऐसा मत कहिए, सारे जो लोग समाज के लोग कहते हैं ना हमको फर्क नहीं पड़ता है, सब लोग झूठ बोलते हैं। तो नरेटर बोलता है कि सब लोग झूठ बोलते हैं, अरे पागल, दो दो लड़का उससे शादी किया, उसको अपनाया, पैसा खर्चा किया, और उसके बाद वो छोड़ के भाग गई उन लोग को। बोले भाग नहीं गई, वो समाज का लोग कहते हैं, बोलते हैं कि केवल एक स्त्री को आभूषण, केवल एक स्त्री को आभूषण और घर में रहना रहना ही स्त्री के लिए जो है जरूर आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्त्री के लिए प्यार, इज्जत। तो जो लोग उनके साथ शादी किए थे वे लोग क्या करते थे, उनके ऊपर ऐसा दिखाते थे गोमती के ऊपर कि जैसे कि वो बहुत बड़ा उनके ऊपर उपकार कर दिए हैं गोमती के साथ शादी करके, और उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते थे, जिसके कारण ये जो है क्या करती, उनको घर से उन लोगों ने ही क्या किया, जिन लोगों ने शादी किया था गोमती को घर से निकाल दिया। तो ये आ गई यहाँ पे। तो वो गोमती से बहुत मोहब्बत करता था, कौन, यहाँ पे गंगू। तो बाद में ये बोलते हैं कि ठीक है जब तुम तय ही कर लिए हो तो ठीक है जाओ। तो ये क्या होता है कि वहां से चला जाता है, नौकरी का इस्तीफा ले लेते हैं नैरेटर यानी मालिक, मास्टर, और गंगू जो है चला जाता है। गंगू जाकर क्या करता है, उसी विडो से शादी कर लेता है ना, जिसका नाम था गोमती देवी, और पास के ही मोहल्ला में क्या करने लगता है, रहने लगता है एक छोटा सा झोपड़ी में। और काम करने के लिए क्या करता है, एक हॉकर का काम करने लगता है, यानी फेरी वाला का काम करने लगता है। और दिन भर में जो पैसा कमाता था 1 रुपया, उसमें कुछ पैसे क्या करता था, अनाज और खाना पानी पे क्या होता था, खर्चा होता था, और कुछ पैसे क्या करता था, वो रखता था, जिसमें वे अच्छे तरीके से और शांति तरीके से और खुशहाल तरीके से जो है अपने जीवन को गुजार रहा था। लेकिन अचानक क्या था कि नैरेटर के मन में ये सवाल था कि एक ना एक दिन क्या होगा, गंगू को भी जो है ये जो औरत है विधवा ये छोड़ देगी। तो ये जानना चाहता था कि ये मेरा जो बात है और जो मेरा ये जो कहना है ये कब सत्य होगा। तो अंत जानना चाहता था, बड़ा बेचैन था नैरेटर ये जानने के लिए कि कब गोमती छोड़ के जाएगी गंगू को, और तब गंगू रोता हुआ आएगा मेरे पास और कहेगा कि आप साहब और आप मालिक सही ये कह रहे थे कि वो नहीं रहने वाली, वो अच्छी औरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये लोग शादी होता है और कुछ ही दिन के बाद क्या होता है कि अचानक सब कुछ ठीक रहता है दोनों के बीच, लेकिन अचानक क्या होता है, खबर मिलता है जब नैरेटर नैनीताल जाता है और वहां से घूमकर आता है 1 महीने बाद, तो देखता है कि जो गंगू है वो क्या है, बड़ा ही उदास है, और क्या होता है उसके पास आया हुआ है। तो अचानक मिल जाता है, तो गंगू से बात करता है, बोलता है कि क्या हो गया है। तो बोलता है गंगू कि मेरे को छोड़ के चली गई। तो ये बड़ा ही क्या करता है, थोड़ा आश्वासन देते हुए कहता है हम तो तुमको पहले ही मना किए थे, तुम ही नहीं मान रहे थे, धराए हुए थे कि ना ब्याह करेंगे, अच्छी लड़की अच्छी औरत है, प्यार जरूरी होता है, रिस्पेक्ट जरूरी होता है ना, तब काहे भाग गई। तो ये बोलता है, नरेटर बोलता है कि हम तो पहले ही बोले थे कि वो अच्छी औरत नहीं थी, कुछ चोरी वोरी करके भागी है, कुछ लेकर भागी है तुम्हारा सामान वामान। तो बोलते प्रभु ऐसा मत कहिए, वो कुछ लेकर नहीं गई है, यहाँ तक कि उसका खुद का सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, तो कृपया करके ऐसा मत कहिए। वो एक ऐसी औरत है जिसको हम देवी मानते हैं, मेरे लिए तो गॉडेस के समान है ना। यानी देखो अभी भी इसको कितना प्यार है, कितना रिस्पेक्ट है, कितना वो प्यार करता है, किससे, गोमती से। और वो कहता है गोमती के बारे में आप एक शब्द भी अपशब्द मत कहिए, क्योंकि उसका मेरे ऊपर बहुत उपकार है, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, और उसने मेरे को अगर कुछ समय और रह जाते मेरे साथ ना,
तो मेरे को मर्द बना जाती, मेरे को एक अच्छा इंसान बना जाती, तो आप मत बोलिए। तो बोलते फिर क्यों छोड़ के भागे? बोलते ये भी तो हमको ही भी नहीं पता है, शायद मेरा हम उसके लायक नहीं होंगे क्योंकि हम ठहरे अनपढ़, है ना, अनपढ़ गंवार रहे, वो पढ़ी लिखी थी, हो सकता है मेरे अंदर ही कुछ ऐसा गलती हुआ होगा, कोई कमी होगा जिस कारण मेरे को छोड़ के चली गई। तो बाद में क्या होता है, ये बोलते कि ठीक है अगर तुम इतना ही प्यार करते हो तो जाओ खोजो। तो ये जाता है खोजते हुए, तब तक क्या होता है कि हाँ, खोजते खोजते क्या होता है कि जो गोमती देवी की सहेली है, गोमती जाते वक्त उसको बता के गई थी कि अगर क्या होगा कि गंगू कभी आए परेशान हो तो उसको बता देना कि हम यहाँ पर हैं। तो जब गंगू क्या होता है उसके सहेली से मिलती है, सहेली से मिलता है, तो सहेली बताती है कि वो अस्पताल में है लखनऊ में। तो ये दौड़ कर क्या होता है खोजने जाता है और अस्पताल पहुंचता है और देखता है वहां का जो महिला अस्पताल है, यानी जो फीमेल वीमेन हॉस्पिटल है, वहां पे जो है वो वो थी। और जब वहां पे जाता है तो ये देखता है कि उसके साथ एक बच्चा भी हुआ है उसका, और वो 3 दिन 3 रात बहुत परेशान रही, दर्द से छटपटाती रही, है ना। और वहां पे वो एक बच्चे को भी जन्म दी है। बाद में उस बच्चे को भी क्या करता है, कंगू अपना लेता है बिना कुछ संकोच किए, और आता है और आकर क्या करता है, गंगू जब आता है तो अचानक एक दिन क्या होता है कि नैरेटर से मुलाकात होता है। नैरेटर पूछता है कि भाई ये बच्चा कैसा? अब वो बच्चा को देखकर थोड़ा आश्चर्य जताता है, और फिर क्या होता है, नैरेटर पूछता है कि गोमती मिली? तो बोलती हाँ मिल गई, और इसके साथ ये बच्चा भी। तो बोलते ये बच्चा किसका है? तो गंगू बोलता है ये बच्चा तो भगवान का है। तो बोलता है अरे पागल, तुम्हारा शादी का कितना दिन हुआ है, कितना महीना हुआ शादी किए? बोलता है 6 महीना हो रहा है। बोला 6 महीना में बच्चा हो गया? मतलब यहाँ पे नरेटर बताने की कोशिश करे कि तुम्हारा बच्चा भी है कि नहीं, कि पिछले जो हस्बैंड थे उनका बच्चा है। ये बोलता है ये मेरा बच्चा, ये भगवान का बच्चा है, और ये बच्चा मेरे लिए बहुत कीमती है, ये मेरा अपना बच्चा, हम अपने तरह इसको प्यार करेंगे और मेरे को कोई संकोच नहीं है। नंद बाबा को भी जब कृष्ण मिले होंगे तो उतना खुश नहीं हुए होंगे जितने कि हमको ये बच्चा मिलने के बाद खुशी हुआ है। यानी यहाँ पे सलाम किया जाता है कि मतलब लाइक गंगू जो है इस तरीके से प्यार करता है, वो अपनी पत्नी से, विधवा पत्नी से, लोग समाज के लोग कई दफा उस विधवा पत्नी को क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन ये खड़ा रहा, उसको रिस्पेक्ट करता रहा, उसको सपोर्ट करता रहा, और उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। समाज के लोग कई सारा उसके ऊपर आरोप लगाते थे कि तुम्हारी पत्नी तो चुड़ैल है, उसके ऊपर अचानक कभी चुड़ैल आ जाती है ना, तरह तरह का बकने लगती है, तरह तरह का वो बिहेव करने लगती है। बट इन तमाम शब्द के इन तमाम चीजों के बावजूद भी गंगू जो है उसका ये जो एंडलेस लव दिख रहा था कि भाई इस तरीके का जो प्यार, इस तरीके का जो मोहब्बत, जहाँ पे वो इज्जत, रिस्पेक्ट, सब कुछ क्या करता है, देता है उस औरत को। तो यहाँ पर क्या होता है, नैरेटर भी अभी भी दंग हो जाता है, बोलता तुम पागल हो गए हो ना क्या? बाद में समझाता है कि देखिए जब कोई खेत में फसल लगता है तो फसल लगाता है कोई और, लेकिन कोई वहां से काट के लेके चला जाता है, तो क्या वो फसल वाले उनके बारे में बुरा मानते हैं? है ना। तो क्या वो उनका ही फसल है, केवल वही खाएंगे? तो बड़ा अच्छा से समझाता है और बताता है कि हम तो इस बच्चे को लेकर बहुत खुश है, और आपके बारे में भी हम गोमती को बहुत बताते थे और तारीफ करते हैं। उसको कहे भी कि आए और आपके साथ मिले, आपको प्रणाम करे, लेकिन वो थोड़ा शर्मीली है, शर्माती है, नहीं आना चाहती है। तो वो तब ये भी क्या होता है, इसको भी समझ में आ जाता है कि हम जो ये इतना हाई कास्ट और समाज का जो एक हम विधवाओं को हम लोग जिस तरीके के नजरिए से देखते हैं, है ना, जो मतलब एक मिडिल क्लास का एक नजरिया होता है समाज को देखने का, औरत को देखने का, शादी को देखने का, विधवाओं को खासतौर पे देखने का, वीडियो पे हो, है ना, उसको हम लोग एक बराबरी का अधिकार नहीं देते, इज्जत नहीं देते हैं, समाज में एक जैसा स्टेटस नहीं देते हैं। उसके ऊपर एक कटाक्ष और एक सीख मिलता है गंगू के माध्यम से, किसको, नैरेटर को। और उसके बाद नैरेटर बोलता है और उसका दिल पिघल जाता है और वो एक्सेप्ट करता है और बोलता है तुझी महान हो, तुम बहुत महान।
है ना। हम तो तुमको बहुत मूर्ख समझते थे, लेकिन सचमुच तुम बहुत महान, इस तरीके का तुम विचार रखते हो। और उसके बाद नरेटर कहता है कि चलो बच्चों को लेकर हम जो है गोमती से मिलते हैं। तो कहानी यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब कहानी के समाप्त होने के साथ साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो। तो यहाँ पे नरेटर जो था वो एक मास्टर था, है ना। तो नरेटर का ये चीज है कि वो नैनीताल में एक मंथ के लिए, मतलब यहाँ पे वो नैनीताल जाता है और नैनीताल से कितने महीने बाद लौटता है, 1 महीने बाद लौटता है। दूसरा, गंगू कौन था, गंगू यहाँ का मेन कैरेक्टर स्टोरी का एक सर्वेंट है, जो कि एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपने आप को मानता है, लेकिन ब्राह्मण होने के बावजूद भी जो है वो पढ़ा लिखा नहीं, यानी इलिटरेट है, लेकिन बहुत ही समझदार है। और गोमती के प्रति उसका जो प्रेम है, गोमती को जिस तरीके से वो देखता है और प्रेम, और वो बाकी समाज के लोग उसको कई नजरों से देखते हैं, लेकिन वो जो है उसको एक प्रेम, एक रिस्पेक्ट के नजर से जो है देखता है। उसके अलावा गोमती देवी एक विडो है, यहाँ पे एक लाइक विधवा है, जो बहुत एडुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, जिसको गंगू मानता है अपनी देवी, उसको देवी मानता है ना। साथ ही साथ बात किया जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो गोमती है ना, 2 बार शादी हुआ है उसका, और दोनों बार जो शादी हुआ है वो 1 वीक के अंदर जो है वो क्या की है, वो फिर पुनः जो विधवा आश्रम है वहां पे आई हुई है। तो कई दफा पूछ दिया जाता है कि कितना वीक में वापस आ गई, तो 1 वीक में वापस आ गई। अच्छा, गंगू कहाँ रहता था, अपना ही मोहल्ले के एक छोटे से स्मॉल हट में रहता था। स्मॉल हट का मतलब होता है एक छोटा सा झोपड़ी में रहता था। और वो पर डे कितना रुपया कमाता था, 1 रुपया कमाता था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। पर दिन कितना कमाता था, 1 रुपया कमाता था, फेरी वाला हॉकर के रूप में काम करके। और उसमें से कितना रुपया बचाता था, 10 आने बचाकर घर ले जाता था, सारा सामान खरीद कर। उसके अलावा देखा जाए तो उसकी जो वो गोमती देवी है वो कहाँ पे मिली, लास्ट में खोजने के बाद उसको लास्ट में कहाँ मिली, लखनऊ के एक महिला हॉस्पिटल यानी वीमेन हॉस्पिटल में जो है वो इलाज करवा रही थी, बच्चा को वहां पे जन्म देती है। दूसरा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उसके बाद यहाँ पे बात किया जाता है कि शादी के कितने महीने बाद बच्चा होता है। तो शादी के 6 महीने बाद क्या होता है, गंगू के शादी के 6 महीने बाद गोमती से क्या होता है, बच्चा होता है। अब बात यहाँ पे किया जा रहा है कि मेन थीम क्या है। देखो मेन थीम यहाँ पे दिखाया गया है कि एक यहाँ पे बताया गया है कि इसका मेन थीम है कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पर्सपेक्टिव। मतलब समाज एक सामाजिक जो कुरीतियां है, समाज एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स है, ट्रेडिशनल नॉर्म्स को यहाँ पे क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। किससे, मॉडर्न नॉर्म से, कि भाई आधुनिक समय में आधुनिक तरीके से जो है हमें समाज और लोगों को देखनी चाहिए। वही सामाजिक और पिछला और पुराने जमाने का जैसे लोग देखते थे, मानते थे, समझते थे, करते थे, वैसे नहीं देखना चाहिए। यानी यहाँ पे एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स और जो सोशल क्या बोलेंगे नॉर्म्स है, और जो रिजिड व्यवस्था है हमारे समाज का, कास्ट सिस्टम, विडो सिस्टम, इसके ऊपर जो है कटाक्ष करने की कोशिश किया गया। यहाँ पे दिखाया गया ह्यूमैनिज्म सबसे बड़ा होता है। वो विधवा है तो क्या हुआ, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक औरत है, तो उसको इंसान और औरत होने के नाते क्यों नहीं हम लोग इज्जत देते हैं। यानी यहाँ पे ह्यूमैनिज्म और डोगमस को दिखाया गया है, मानवता और डोगमस को दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड प्रीजुडाइज, यानी हमारे समाज में जो एक क्या है सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग रह तो रहे 21st सेंचुरी में, लेकिन हमारा जो थिंकिंग है और जो ख्याल है वो पुराना 18वीं 16वीं 17वीं शताब्दी का ख्यालात लेकर और विचार हम लोग रखते हैं। यानी हमारे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। सो आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, है ना। द चाइल्ड बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसका छोटा छोटा क्वेश्चन भी आप लोग को हम करवा दिए, जिससे सारा एग्जाम में कोई भी इस चैप्टर से आए आप लोग को आराम से कर लोगे। थोड़ा
मेरे को कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, ये समझ में आया कि नहीं, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बोरिंग हो रहा है। और हम आप लोग का एक एक बारीकी चीज को भी हम लोग ध्यान में रखें। देखो जो हम समरी बताए हैं उसमें बहुत कुछ बताए हैं, और उसके बावजूद भी हम एक एक करके सारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको बता दे। तो ये सब कुछ नोट डाउन कर लेना, अच्छे से थोड़ा एक बार देख लेना मेरे दोस्त मेरे भाई, यही जो है एग्जाम में आप लोग का आने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और चैप्टर है, इसके बाद एक और प्रोज है, एक और बड़ा गजब का स्टोरी है, एक और बहुत अच्छा थीम पर बनने वाला एक स्टोरी है, जिसको हम लोग क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे समझेंगे, है ना। इसी चाइल्ड हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और हम लोग का प्रोज है, बढ़े तो आगे सब कोई तैयार है तो दूसरा दूसरा प्रोज के लिए, दूसरा स्टोरी के लिए, है ना। तो एक यहाँ पे से हम लोग का तो हो गया, 8 मार्क्स हो गया, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर, वहां से हम लोग 8 मार्क्स उड़ा लेते हैं, तो हम लोग का लगभग लगभग 16 मार्क्स उड़ जाएगा, और एक पढ़ लेंगे तो 25 मार्क्स, 25 25 50, 50 में 50, है ना मेरे दोस्त। लाना है कि नहीं, है ना, लाना है ना, तो थोड़ा कमेंट करके बताना भाई, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, आउट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले बात किया जाता है कि आउट ऑफ बिजनेस सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोज है, सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टोरी है। सबसे पहले जो आउट ऑफ बिजनेस है ये एक बेसिकली शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, कई बार आता है आउट ऑफ बिजनेस क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटा सा जो है स्टोरी है। किसके द्वारा लिखा गया है, इंडिया के सबसे फेमस ऑथर, इंडिया के सबसे फेमस इंग्लिश पोएट के द्वारा लिखा गया है। जैसे हिंदी का सबसे फेमस पोएट पढ़े अभी मुंशी प्रेमचंद, अब इंग्लिश जगत के सबसे फेमस, सबसे लाजवाब, सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन पोएट में से एक पोएट है जिनका नाम है आर के नारायण। सो आउट ऑफ बिजनेस इज रिटन बाय आर के नारायण। आउट ऑफ बिजनेस किसके द्वारा लिखा गया है, मेरे साथ कहिए, कमेंट में लिखो, याद हो जाएगा। आउट ऑफ बिजनेस किसके द्वारा लिखा गया, आर के नारायण। आता है क्वेश्चन, ऑथर का नाम क्या है। आउट ऑफ बिजनेस किसके द्वारा लिखा गया, आर के नारायण। आर के नारायण का जन्म कब हुआ था, ये कब पैदा लिए थे, 1906। कब पैदा लिए थे, 1906। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 2001। मेरे जन्म से एक साल पहले इनका डेथ होता है, मेरा 2002, इनका 2001। क्लियर क्लियर क्लियर, आर के नारायण समझ में आया इनका। अब ये क्या है, इंडियन इंग्लिश राइटर। ये क्या है, इंग्लिश इंडियन इंग्लिश राइटर। ही वाज द फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर, ऑथर एंड पोएट। क्या थे, ये फेमस एक इंडियन इंग्लिश पोएट है। आगे बढ़ते हैं, ये जो आउट ऑफ बिजनेस है ये कहां से लिया गया है, इनका एक कलेक्शन ऑफ स्टोरी है ना। जितना स्टोरी लिखे हुए हैं ना, एक ही जगह एक कलेक्शन है इनका। उस कलेक्शन का नाम क्या है, मालगुडी। क्या है, मालगुडी। यहां से आ रहा है क्वेश्चन 1 मार्क्स का, क्या आ रहा है, उनका कलेक्शन ऑफ स्टोरी इज मालगुडी। आउट ऑफ बिजनेस इज टेकन फ्रॉम, आउट ऑफ बिजनेस जो है कहां से लिया गया है, आउट ऑफ बिजनेस लिया गया है इनका सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन मालगुडी। आगे बढ़ते हैं, अब बात आता है कि मेन थीम क्या है। ये आउट ऑफ बिजनेस जो स्टोरी है, छोटा सा आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें क्या बताया है, देखो इसमें बताए हैं सबसे इंपॉर्टेंट जीवन का सच्चाई। जीवन का वो सच्चाई बताया है जो हर एक को जानना चाहिए, है ना, क्योंकि रियलिटी को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि जीवन में किस किस चीज तरीके का मोड़ हमें देखने को मिलता है, और उसे हमें फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, सबसे पहला थीम बताते हैं, फेलियर एंड स्ट्रगल ऑफ कॉमन मैन। बताते हैं कि एक इंसान क्या होता है, अपने जीवन में कई दफा फेल होता है, कई दफा उसका स्ट्रगल बताते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर क्या होता है, इंसान जीवन को सही तरीके से और सही ढंग से जी पाता है। जीवन जीना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, मर जाना बहुत आसान है, लेकिन जीवन जीना इन तमाम परेशानी और समस्याओं को फेस करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना इज नॉट इजी, इज नॉट ईजियर। तो यही बता रहे हैं, कई दफा क्या होता है, अप्स डाउन आते रहता है जीवन में, कई दफा बहुत ज्यादा इंसान नीचे गिर जाता है, कई दफा फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर बनाता है, तो ये लगा ही रहता है
है ना। और खास तौर पे बताते हैं मिडिल क्लास कंडीशन को बताते हैं। यहाँ पे क्या बताते हैं, ये बताते हैं द कंडीशन ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। ये बताते हैं कि जो मध्यम परिवार होते हैं ना, मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं, उनका क्या कंडीशन होता है। वो बता रहे हैं यहाँ पे कि कितना फेलियर से गुजरना पड़ता है, कितना फ्रस्ट्रेशन सहना पड़ता है, और कितना हर बार जब आप गिरते हो तो आशा फिर रखना पड़ता है कि आशा अपने आप को खत्म नहीं करना होता है। होप ही तो है जिसके ऊपर पूरा दुनिया टिका हुआ है। होप ही तो है कि 50 में 50 आएगा, जिस कारण हम यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं और आप वहां पे बैठ कर क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, देख रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो। तो मेरे दोस्त ये क्या है, ये तो होप ही है ना। तो ये कंटिन्यूअस क्या होता है, चलते रहता है। दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। और इन तमाम चीज को हम लोग को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। और फेस करके इनसे डरना नहीं, बल्कि इनसे और मजबूत होकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन कभी कभी इंसान इतना ना टूट जाता है कि क्या बोले, मन में बहुत सारा गलत ख्याल आने लगता है। क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है ना, एक जो बहुत मेहनत करता है ना, और जब उसके साथ कुछ बुरा होता है ना, जिसमें उसका खुद का गलती नहीं होता है, तो बहुत तकलीफ होता है मेरे दोस्त। ऐसा ही कुछ आउट ऑफ बिजनेस में भी हुआ, है ना। यहाँ पे हाइलाइट्स किया गया, क्या हाइलाइट्स किया गया इन दिस स्टोरी, पोएट ट्राई टू हाइलाइट्स द इकोनॉमिक स्ट्रगल ऑफ मिडिल क्लास पीपल। यानी बताने की कोशिश की है कि जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, उनका इकोनॉमी को लेकर जो स्ट्रगल है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसा कमाना इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। और यही चीज बताया गया कि मिडिल क्लास में जो है, लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने घर परिवार फैमिली को अच्छे तरीके से रखने के लिए ना, पैसा के लिए जितना वो संघर्ष करते हैं ना, बहुत खतरनाक संघर्ष करते हैं। और उस संघर्ष करते समय किन किन चीजों से गुजरते हैं ना, इसमें बड़ा अच्छा से दिखाने की कोशिश किया गया है। इसमें यह भी बताने की कोशिश किया गया है कि कब कहां से क्या आ जाएगा ना, कोई नहीं जानता है। कब कंडीशन किसका कैसा हो जाएगा कोई नहीं जानता है। आज क्या है, आज आप लोग हंस रहे हो, आज आज फाइनेंशियली क्या है, स्टेबल हो, इकोनॉमिकली ठीक ठाक हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, बात कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन कभी का ऐसा सिचुएशन फटाक देना आता है ना, कि वो सारा हंसी खुशी सब खत्म हो जाता है ना। मानो ऐसा लगता है कि लाइफ ही खत्म हो गया। तो कुछ ऐसा ही है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम बता रहे, इस कहानी में क्या है ना, कि एक कहानी है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा राव। क्या नाम है, रामा राव। कमेंट बॉक्स में लिखो क्या नाम है, रामा राव। मेन कैरेक्टर ऑफ आउट ऑफ बिजनेस का मेन कैरेक्टर क्या है, रामा राव। ये एक मेन कैरेक्टर है जो क्या करते हैं, काम करते हैं। कहां पे काम करते हैं, कौन सा कंपनी में काम करते हैं, नाम आएगा कौन सा कंपनी में काम करते हैं, ग्राम फोन कंपनी। ग्राम फोन कंपनी, ग्राम फोन कंपनी में किस रूप में काम करते थे, यानी क्या ग्राम फोन कंपनी में तो बहुत सारा काम है, ये किस रूप में काम करते थे, ये काम करते थे एज अ एजेंट। एजेंट के रूप में काम करते थे। जैसे LIC वाला एक एजेंट के रूप में काम करता है, गुरगुर के कंपनी का प्रचार करता है, ये भी एक एजेंट के रूप में काम करते थे। ग्राम फोन कंपनी में एज अ एजेंट ये काम करते थे। कौन, रामा राव। तो रामा राव का कहानी क्या है, रामा राव का कहानी ऐसा है कि ये जो है ना, एक समय ऐसा आता है, पहले कहानी तो हम आप लोग को अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो अगर आप लोग के पास आउट ऑफ बिजनेस का अगर आपके पास स्टोरी होगा तो उसको थोड़ा खोल कर बैठ जाना, और जो हम बता रहे हैं उस चीजों को थोड़ा कहानी तो अच्छे से समझ जाओगे। कहानी समझे रहोगे ना मेरे दोस्त, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर पाओगे। ध्यान दो ध्यान दो, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ध्यान दो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या था कि आउट ऑफ बिजनेस में जो आर.के. नारायण जो है, यहाँ पे बताते कि एक शख्स था जिसका नाम था रामा राव, और ये एक कंपनी में काम करता था जिस कंपनी का नाम था ग्रामोफोन कंपनी। वहां पे एक एजेंट के रूप में काम करता था 5 सालों से जो है, और पिछले 5 सालों से जो है बड़ा अच्छा इसका जीवन चल रहा था। एक अच्छा बंगलो ले लिया, है ना, अच्छा बंगलो ले लिया, और ये चाहता था कि अब जो है ना मेरी बेटी भाई नर्सरी में पढ़ रही थी, नर्सरी स्कूल में पढ़ रही थी, अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। तो हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि पैसा होगा तो हम प्राइवेट स्कूल से पढ़ाएंगे। तो ये भी रामा राव भी अपनी बेटी को क्या
करते हैं कि एक नर्सरी स्कूल, एक अच्छा नर्सरी स्कूल में पढ़ाते हैं, थोड़ा घर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं जब पैसा आता है तो, ताकि सब आराम से रहे, एंजॉय करे, अच्छे से जीवन जिए। तो इनके घर में नौकर चाकर भी था, ताकि क्या हो कि वाइफ को सारा बोझ उसके ऊपर ना पड़े, है ना। तो नौकर चाकर था, कुकर था यानी कुक था खाना बनाने वाला, और एक सर्वेंट था नौकर जो घर का बाकी सब काम, बर्तन वर्तन, बाकी सारा जो काम है वो करे, झाड़ू वाड़ू मारे। तो अचानक क्या होता है कि इनका फिर ये ख्वाहिश भी होता है कि काम वाम ठीक ठाक चल रहा है, चलो एक ओल्ड बेबी कार ले लेते हैं, यानी एक छोटा सा क्या करते हैं गाड़ी ले लेते हैं, ताकि अपने 4-3 इंसान है तो कहीं पे जाने के लिए जो है हमें सोचना नहीं पड़ेगा। एक हर मिडिल क्लास का ख्वाहिश होता है कि घर हो जाए, और घर हो जाने के बाद एक छोटा सा गाड़ी ले लेते हैं। बहुत कम ख्वाहिश होता है मिडिल क्लास का, है ना भाई। अच्छा जॉब हो जाए, अच्छा शादी हो जाए, अच्छा घर हो जाए और अच्छा एक गाड़ी हो जाए, इतना ही तो ख्वाहिश है ना जीवन में मिडिल क्लास का। इससे कौन मानो ज्यादा सोचता है। तो ये एक सोचते हैं कि एक ओल्ड कार ले लेते हैं, लेकिन अचानक तभी क्या होता है, इनका सब कुछ के ऊपर पानी फेर जाता है। होता है क्या अचानक कि जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी अचानक क्या होता है बंद हो जाता है। अब ये कंपनी बंद क्यों हो जाता है? अब ये कंपनी बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि लाहौर में जो है एक बैंक है जो बैंकरप्ट हो गया है। शायद ये लाहौर में जो बैंक बैंकरप्ट हो गया है, ये कंपनी को क्या करता था, पैसा देता था इन्वेस्टमेंट के लिए। ये कंपनी का पैसा वहां से आना बंद हो गया क्योंकि लाहौर बैंक ही क्या हो गया, दिवालियापन हो गया। दूसरा केस क्या हुआ कि जो इसका इन्वेस्टर था, फाइनेंसर था, यानी इस कंपनी को जो फाइनेंस करता था, चलाता था, ऑनर जो था, बॉस जो था, उसका क्या हो गया कि बीवी के साथ, अपने वाइफ के साथ क्या होता है, कुछ तू तू मैं हो गया, किसी बात पे कुछ किसी बात को लेकर क्या हो गया, थोड़ा आपस में झगड़ा हो गया। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो बीवी है यानी जो वाइफ है फाइनेंसियर का, वो क्या करती है, अपने कैशियर के साथ भाग जाती है। ये बात को सुनकर और इस बात को सुनकर जो है, जो फाइनेंसियर है, इन्वेस्टर है कंपनी का, वो सदमा में चला जाता है कि मेरी खुद की पत्नी जो कैशियर के साथ भाग गई, हम क्या मुंह दिखाएंगे। और तब जाकर वो क्या करता है, इतना ना सदमा में चला जाता है और इतना ना ज्यादा वो मतलब इन तमाम चीजों से परेशान हो जाता है और ये दुख नहीं सह पाता है कि वो हिल पे जाता है, माउंटेन हिल पे जाता है, और वहां से क्या करता है, गाड़ी से सुसाइड कर लेता है। यानी गाड़ी चलाकर क्या करता है, जो ऊंचा हिल है वहां से जो है डायरेक्ट खाल में क्या करता है, गाड़ी ठो गिरा देता है, जिससे 300 फीट नीचे वो गाड़ी गिरता है और उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर था कंपनी का, उसका डेथ हो जाता है। अब जैसे ही इन्वेस्टर का डेथ हो जाता है, ये कंपनी भी क्या होता है, पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाता है। अब बहुत सारे कारण था जिसके कारण, एक पॉलिटिकल कारण भी था, एक ट्रेड कॉमर्स का भी कारण था, और एक यहाँ पे इकोनॉमिक कारण भी था, जिसके कारण जो है ये कंपनी बंद हो गया। अब ये कंपनी बंद होने का असर जो है यहाँ पे रामा राव के ऊपर भी पड़ने लगा, क्योंकि कंपनी में एक एजेंट के रूप में काम करते थे। जितना पैसा मिलता था उतना पैसा से अच्छे तरीके से जीवन जी पा रहे थे, और कुछ पैसा सेविंग के लिए भी बैंक में और कंपनी में जमा करके रखे हुए थे। अचानक क्या होता है, कंपनी बंद और ये रोड पे आ जाते हैं। अब ये सोचने लगते हैं कि हम क्या करें। तो जो पैसा इनके हाथ में था कुछ, और कुछ पैसा जो है बैंक और कंपनी में पड़ा हुआ था, तो ये बैंक में क्या करते हैं, बैंक में पैसा ऐसे ही जा रहा था, रखा हुआ था, और जो कंपनी में था ये जाते हैं और जाकर लेटर लिख के कंपनी में अर्ज करते हैं कि हमारा जो बचा हुआ पैसा था सेविंग का, वो हमको कृपया लौटा दिया जाए। लेकिन वहां पे कोई नहीं था, कंपनी बंद हो गया और वहां पे कोई इनका लेटर रिसीव करने वाला नहीं था, जिससे उनका पैसा वहां से डूब गया। इसके अलावा देखा जाए कि जो अब उन लोग सेविंग करके जो पैसा रखे थे घर चलाने के लिए, अब क्या हो गया, इतना ज्यादा ना संकट आ गया और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया कि उनको अपना जो बड़ा बंगला जो लोग बनाए थे, है ना, अब वो बंगला को क्या करना पड़ा, उसको छोड़ के अब वो छोटे बंगला पे क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। कि बड़ा बंगला में है, खर्चा है बहुत ज्यादा, तो बड़ा बंगला में क्या करते हैं, किराए पे दे देते हैं और अपना एक छोटा बंगला ले लेते हैं मोहल्ला में, मार्केट के सामने, और वहां पे क्या करते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इनकी पत्नी और ये पैसा ही उतना नहीं है, तो हम लोग उतना खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ घर में जो नौकर चाकर आते थे, कुक आता था और जो सर्वेंट आता था, इसको भी पैसा के अभाव में इनकी पत्नी क्या करती है कि इनको हटा देती हैं।
इसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो बेटी जो पढ़ती थी नर्सरी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, वहां से जो है पैसा के अभाव में ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में क्या करते हैं, नाम लिखवा देते बेटी का। इसके बाद क्या होता है कि रामा राव जो है, इनका एज उस समय जो है लगभग लगभग एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में जो है जॉब खोजना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अब ये हाथ पे हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं, पैसा की आवश्यकता था। और उसके बाद ये क्या करने, धीरे धीरे जितना भी सेविंग पैसा था धीरे धीरे खर्चा होने लगा। इनकी पत्नी अब पूरा समय किचन में देने लगी, है ना। उसके अलावा देखा जाए कि जीवन पूरा एकदम सा चेंज हो गया, मतलब कुछ ही क्षण में सब कुछ बदल गया। और ये क्या करने लगे, बहुत जगह अर्जी लगाने लगे, लेटर देने लगे, सीवी लेकर जाने लगे, लेकिन हर जगह से केवल एक ही उत्तर आता था कि अभी कोई काम नहीं है, जैसे ही आएगा तो हम आपको जो है बुलाएंगे और आपको याद करेंगे। और ये दर दर भटकते हैं, कहीं पे इनको कोई काम छोटा मोटा भी नहीं मिलता है। बाद में क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि घर का धीरे धीरे पैसा खत्म हो रहा था। ये सुबह निकलते थे काम के तलाश में और शाम को आते थे, और जब शाम को आते तो इनकी बीवी और इनकी जो बेटी है ये अपने दरवाजे के सामने खड़ी होती है और इंतजार करती है कि आज आएंगे, और खुशी से जो है खुश होकर जो है लाइक ये लोग खुशी, मतलब ये लोग होप रखते थे कि अब आकर बोलेंगे, उनका चेहरा पे खुशी होगा कि कोई जॉब मिल गया जिससे घर का थोड़ा सिचुएशन थोड़ा सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिचुएशन और बदतर कब हो जाता है, सिचुएशन और बदतर हो जाता है कि जब ये जॉब नहीं मिलता है और दूसरी तरफ एक दिन जब वो स्ट्रीट पे जाते हैं तो देखते हैं कि पजल गेम है, यानी कुछ गेस करने वाला गेम है। सही आंसर देने वालों को जो है कई दफा जो सही आंसर देने वालों को प्राइज दिया जाएगा। तो जब ये देखते हैं कि जो सही आंसर देगा उसको क्या मिलेगा, 4,000 रुपया मिलेगा, तो ये लालच में आ जाते कि काम तो कहीं मिल नहीं रहा है, एटलीस्ट 1 रुपया लगा कर क्या करे, अगर 4,000 मिल जाता है तो घर का सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाएगा। यानी सोचो, इंसान इतना पढ़ा लिखा इतना सारा, लेकिन बाद में वो जा रहा है क्या, वो गेम खेलने, वो जुआ पे और गेस लगाने की, मतलब अपना लक आजमाने की कहीं पे हमको मिल जाए। तो ये क्या करता है, 1-1 रुपया अपनी पत्नी से लेता है और पत्नी काट काट के 1-1 रुपया देती है, और ये क्या करते हैं, लगा देते हैं। इनका एक्सपेक्टेशन था कि कुछ ना कुछ क्या है हो जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ क्या है हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन क्या होता है कि और बदतर हो जाता है कि वो जितना बार गेस करते हैं सारा गेस या तो किसी और को मिल जाता है, या इनका लेट हो जाता था, या इनका सही नहीं होता था। बाद में ऐसे ही चलता, रोज सुबह जाते थे शाम को आते थे, जॉब नहीं मिलता था, और इन तमाम पजल गेम पे पैसा लगाने लगे। और गेम पे जब पैसा लगाने लगे तो एक दफा ऐसा आया कि अब उनको जो है एक वीक में जो है एक वीक के बाद जो है रिजल्ट आता था, और जीतने वालों को 4,000 रुपया दिया जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जहां पे जो है 8,000 रुपया का इनाम रखा गया कि जो सही जवाब देगा। तो ये उस दिन 5 रुपये अपनी पत्नी से झगड़ के लेते, और पत्नी का कहना था पैसा नहीं है, घर का हम कैसे चलाएंगे, खान पान कैसे चलाएंगे, रोजमर्रा का जिंदगी कैसे चलेगा, 5 रुपया तो पूरा एक दिन का, हम लोग एक वीक का राशन है ना। तो ये 5 रुपया, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं था क्योंकि इनको 8,000 रुपया दिख रहा था। ये 5 रुपया ले जाते हैं और उसमें आशा था, लेकिन वो भी किसी और को मिल जाता था। एक ढाका में कोई रहता था, एक तुम्हारा लाइक अफगानिस्तान में एक को मिल जाता है, और एक को सिलोन में मिल जाता है, इनको नहीं मिलता है। अब ये बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उस दिन वो शाम को घर नहीं आते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाते हैं। और रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ जैसे हो जाते हैं तो देखते हैं क्या कि रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, उनके मन में ख्यालात आ जाते हैं कि अब हमको जीवन जी का कोई फायदा नहीं है, सारा पैसा भी बर्बाद किए, कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, और स्थिति और ज्यादा बदतर होने लग रही है। यानी फाइनेंशियल क्राइसिस का सिचुएशन इस तरह ला दिया, रामा राव को ऐसा मुसीबत में ला दिया कि अब उसको सुसाइड करना पड़ा। वो जाके ट्रेन के पटरी के सामने क्या होता है, सो जाता है, और कहता है जस्ट 10 मिनट में तिरुचिरापल्ली एक स्टेशन है जहां से ट्रेन आएगा, और 10 मिनट बाद जो है हम इस दुनिया को विदा कर देंगे, क्योंकि अब इस दुनिया में रहकर कोई मेरा क्या है, कोई फायदा नहीं है, अब मेरा जीना कोई वर्थ इट नहीं है ना। हम अपने परिवार का पालन पोलन नहीं कर रहे, वहीं पे उनसे 5-5 रुपया 1-1 रुपया लेकर सब कुछ बर्बाद कर दिए, जिस होप से किए वो होप हो भी नहीं पाया, है ना।
तो लेकिन क्या होता है कि अचानक कुछ समय तक सोए रहे, लेटे रहे और ट्रेन नहीं आया, तो 10 मिनट बाद उठते हैं और स्टेशन पे जाते हैं, भीड़ लगा रहता है, तो कुछ लोग से पूछते हैं कि आज ट्रेन को क्या हो गया कि ट्रेन नहीं आ रहा है, तो बोल रहे हैं कि 3 स्टेशन पहले एक मालगाड़ी जो है पटरी से डिरेल हो गई है, यानी पटरी से उतर गई है, जिसके कारण राहत सामग्री भेजा जा रहा है, तो जो भी ट्रेन आएगा 3 घंटे बाद आएगा। तब ये बोलते, हे भगवान, हमारे ऊपर तुम दया कर रहे हो इस गरीब के ऊपर, अब क्या फायदा इस दया करके। बाद में वो क्या करते हैं, रात हो जाता है, घर आते हैं, घर के फैमिली, वाइफ और बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि इतना लेट तो कभी होता नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के बाद क्या होता है कि अचानक वो रात को आते हैं, तो सारे लोग देख के वाइफ और इनकी बेटी का जान में जान आया और चेहरा हंस उठा, खिल उठा, और कहते हैं कि अरे, वाइफ कहती इतना लेट कैसे हो गया, कहाँ चले गए थे, बच्चा अभी खाकर सो गया, कब से वेट कर रहा था, है ना। तब जाकर क्या होता है, और आके जैसे ही अभी कुछ बताता नहीं रामा राव जैसे ही आके खाना बैठता है, तब तक पत्नी आके कहती है कि किराएदार आए थे और वो कहे थे कि आप अपना बंगलो बेचेंगे क्या, तो हम लोग बोले हाँ शायद बेच देंगे, और इसके लिए वो बोल रहे अभी वो लेंगे, और इसके लिए 4,500 रुपये भी दे रहे हैं। तो रामा राव बोलता है ये अच्छा है, कि चलो अच्छा है, कम से कम कुछ रुपया तो आ जाएगा, एटलीस्ट कुछ दिन तक जीवन हम लोग जी पाएंगे, तो ये घर बेच दो। कहानी एक्चुअली यहीं पे खत्म होता है। आशा करते कि आप लोग को कहानी समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम लोग समझ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज। तो ये क्या करता है, ये कहता है किस किस चीज को रिस्पॉन्सिबल मानता है, बोलता है उनका कंपनी बंद होने का रिस्पॉन्सिबल मानता है, ट्रेड, कॉमर्स एंड बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी तमाम कारणे मिलकर जो है कंपनी को बंद करवा दिया। दूसरा, इनका कंपनी जो था वो कहाँ पे था, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया तरफ था, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत की तरफ, है ना, जैसे और उत्तर भारत की तरफ। और कंपनी बंद होने का मेन कारण क्या था, लाहौर में बैंक क्या होता है, बैंकरप्ट हो जाता है, और बंबई का जो फाइनेंशियर होता है उसका डेथ हो जाता है। उसके अलावा देखा जाए उसके अलावा देखा जाए तो इनको 1 रुपया और रुपी फॉर वीक, 1 मिनट, हाँ, और रुपी फॉर वीक क्या होता है कि 1 रुपया हर वीक जो है ये लेते थे और पजल खेलने के लिए लगाते थे, है ना, पजल गेम खेलने के लिए, है ना। बाद में एक दिन ऑफर आता है 8,000 का, कितना का ऑफर आता है, 8,000 का। पहले जो नॉर्मली खेला करते थे 1 रुपया लगाकर जो एक वीक में, उसमें आता था 4,000, 4,500, लेकिन बाद के समय में 8,000 हो गया। और उस दिन वो कितने रुपए अपने वाइफ से लिए, 5 रुपए लेकर गए, जो कि पूरा एक वीक का खान पीना का पैसा होता था, है ना। अब ये क्या था कि इनका एज कितना था, 40 साल की उम्र में इनका जॉब छूट गया, और 40 साल के बाद जो है ये जॉब खोजने का तलाश में कर रहे थे। उसके बाद ट्रेन कितना मिनट में आने वाला था, 10 मिनट में। कहां से आने वाला था, तिरुचिरापल्ली, क्या था, तिरुचिरापल्ली, क्या था, तिरुचिरापल्ली। कई बार कमेंट में लिखो तिरुचिरापल्ली, कितना मिनट, 10 मिनट, है ना। और उसके बाद ये फिर क्या होते हैं, घर आते हैं, और इनके जो बाद में जो बंगलो है कितने में किराएदार लेने के लिए तैयार हो गया था, 4,500 देने के लिए तैयार हो गया था, जिसमें ये कहता है कि 500 रुपया हमको दे देना, हम ये 500 रुपया लेकर मद्रास चले जाएंगे, कोई काम वाम ढूंढेंगे, और 4,000 रुपये से तुम घर और चलाना, जिससे सिचुएशन क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, वो जो बंबई का जो फाइनेंसियर था, उसका गाड़ी कितना फीट नीचे गिर गया था, 300 फीट नीचे गिर गया था, है ना। उसकी पत्नी किसके साथ भाग गई थी, कैशियर के साथ भाग गई थी। जब स्थिति खराब हुआ तो कुक और सर्वेंट को क्या करती है, उसकी पत्नी घर से जो है उनको नहीं रखती है कि पैसा नहीं है। उसके बाद अपनी बेटी को नर्सरी स्कूल से जो है प्राइमरी स्कूल, जो फ्री प्राइमरी स्कूल था, उसमें डाल देती है। एज कितना था, 40 साल। उसके अलावा देखा जाए तो उसकी जो बेटी थी, जब वो जॉब करता था तो स्पार्कल विथ फ्लावर्स एंड ब्राइट ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन उसके बाद वो जब नहीं जॉब छूट गया तो गंदा गंदा जो है उसकी ड्रेस पहनता था, है ना। उसके अलावा देखा जाए तो जब उसका काम अच्छा चलता था तो अपने बेटी को जो है प्रत्येक 3 महीने में एक कपड़ा क्या करता था, दिलाता था। रेंट इज द ओनली सोर्स, उन लोग के जीने का एक ही सोर्स था, और वो क्या था, रेंट। वहीं पे आगे बताया जाए तो जुबली रीडिंग रोड पे ही क्या मिला, क्या था, पजल गेम
खेला जाता था, यानी जहां पे इसको वो गेम मिला, जहां पे 1 रुपया लगाकर जो है 4,000 रुपया इनाम मिलता था, वो कहाँ पे था? जुबली रीडिंग रोड, जहां पे पजल खेला करता था। अच्छा, एवरी वीक कितना रुपया फर्स्ट प्राइज वाले को मिलता था? 4,000 रुपया। वहीं पे बात बताया जाए तो किसको किसको मिल गया, वो बाद में बलूचिस्तान, ढाका और सिलोन में जो है ये बेसिकली क्या मिलता था, इन लोग को जो है प्राइज मिल गया 8,000 वाला। एक को बलूचिस्तान, एक को ढाका और एक को सिलोन, 3 लोगों को जो है 3 अलग अलग जगहों से क्या मिला? प्राइज मिला, इसको नहीं मिला, है ना। तो ये एक तमाम दिन था। और जब कभी क्या होता था कि ये सोचता था कि इस बार जो है मेरा लक चमक जाएगा, और जब नहीं चमकता था तो 3 घंटा तक जो है ये उस बात से उभर ही नहीं पाता है, 3 घंटा तक ये शॉक्ड हो जाता है। सो कैसे है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताओ, है ना। ये हम लोग का यहाँ पे हुआ द चाइल्ड। अब हम लोग का एक ही बच गया, वो है आई हैव अ ड्रीम, जिसको जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप बताओ कि ये जो आउट ऑफ बिजनेस पढ़े आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो मेरे को भाई कमेंट में बता दो, हम सारा कुछ बता देंगे, है ना। समझ में आ रहा है? सो हम लोग अब जो है एक ही चैप्टर बचा, जो चैप्टर है हम लोग का क्या? आई हैव अ ड्रीम।